students, in this video we'll discuss chapter number 12, the Constitution and the Preamble. Students, we all know that India got freedom on 15th August 1947. हम सबको पता है बच्चों, बच्चे बच्चे को पता है बच्चों कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी, पता है ना सबको? यस. But that day we were not having our own constitution. India was governed by the rules and regulation which was made by whom? Britishers. India को govern कर रहे थे वो rules, वो regulation जो किसने बनाए थे? Britishers ने. तो बच्चों हमें अपना constitution बनाना था ना. तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हुए. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम. 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया के लोग जागे तो उनके पास एक नया जीवन और आज़ादी थी. ठीक है. आफ्टर अ लॉन्ग एंड आर्डियस स्ट्रगल, एक लंबे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट स्ट्रगल के बाद इंडिया को फाइनली क्या मिल गई? इंडिपेंडेंस मिल गई. ठीक है. स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड लिखा है आर्ड्यूस, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हो, विच रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एफर्ट, जिसमें हमारे बहुत सारे एफर्ट लगे. तो बच्चा फ्रीडम हमें एक दिन में तो मिली ही नहीं थी, है ना. बहुत लंबा टाइम हमने स्ट्रगल किया, तब हमें क्या मिली? फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई. किससे मिली? ब्रिटिश रूल तक. अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर रूल किया है किसने? ब्रिटिशर्स ने. किस Students, we got independence from British rule. Okay, so who were governing India before? Britishers. Now Britishers transfer their power to whom? Indians. अब Britishers हार गए, अब वो पावर किसको दे देंगे? इंडियंस को दे देंगे. तो बेटा अब इंडियंस का प्राइमरी और मेन काम होगा कि पहले वो क्या बना ले बच्चा? एक रूल बुक बना ले, कॉन्स्टिट्यूशन बना ले फॉर फ्री इंडिया. कि जब इंडिया फ्री हो ही गया है तो उसको कैसे हम गवर्न करेंगे, कौन से रूल होंगे, लॉज होंगे, वो सब हम बनाएंगे. मतलब ऑल इन ऑल हमें क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन is there, that is, what do you mean by constitution? Yeah, what is constitution? So what is constitution? Body of fundamental rules and regulation. What is constitution? body of fundamental rules and regulation. वो बॉडी जिसमें फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न, जिनके अकॉर्डिंग ही कंट्री को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कंट्री को रन किया जाएगा. एम आई क्लियर हियर स्टूडेंट्स? सी, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं, जिन रूल्स और रेगुलेशन से ही कंट्री ऑर्गेनाइज होगी और गवर्न की जाएगी. तो फॉर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू लर्न दीज 4 लाइन एज इट इज. कुछ मैनिपुलेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है इन्हें क्लियरली डिफाइन किया गया है. ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ अलग अलग लिख दिया गया है. ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्टूडेंट्स सच में कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ो कि कितनी गहराई तक सोच के कितना कुछ लिखा है इन लोगों ने, वो भी इतना क्लियरली. एंड क्लियरली मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, यही सब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है. और इवन हमारे लिए भी कुछ लिखा है, लोगों के राइट्स, लोगों की ड्यूटीज, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या रोल था बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसका रोल? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको पढ़ेंगे अब हम. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसे फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? कि उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया. ये जो असेंबली थी वो इलेक्टेड बॉडी थी एंड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन. और ये जो बॉडी थी, पहली बात तो ये इलेक्टेड थी और रिप्रेजेंट करती थी डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन, अलग अलग विचारों को. बहुत सारी कम्युनिटीज़ थे, लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अलग अलग विचारों को ये बताती थी. कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
एंड क्लासेस ऑफ इंडिया, तो इंडिया की अलग अलग क्लासेस भी थी, मतलब रिच पुअर भी थे। देखो एक कम्युनिटी में, जैसे मैं अगर हिंदू की बात करूं या मुस्लिम्स की बात करूं, तो क्या सारे लोग रिच है, सारे लोग पुअर होते हैं? कुछ हिंदूस अल्ट्रा रिच होंगे, कुछ मीडियाकर होंगे, कुछ बिल्कुल लो में आएंगे, मतलब पुअर होंगे, ऐसे होता है ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये क्लास, कम्युनिटी और ओपिनियन सब कुछ इनके डिफरेंट शेड्स दिखाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे वो थे बी आर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक हुई बात। फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई बच्चा? 9 दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 month 18 days। लर्न कर लो इसको बेटा, बिल्कुल। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी ईयर्स? सो 2 years 11 months and 18 days। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो पास कर दिया था, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर रेडी कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। बेटा आजकल हिस्ट्री में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। देखो ये वो इमेज है जहाँ पर नेहरू जी एड्रेस कर रहे हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। नेहरू जी एड्रेस करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब? 1946 में। ठीक है बात। सो अगर ये पिक्चर आएगा, व्हाट दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग, दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग, और व्हाट इज देयर इन दिस पिक्चर? सो इन दिस पिक्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब लिया गया ये पिक्चर? 1946 में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फोर्स में आया कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक हुई बात। अब हमने क्यों वेट किया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन के रेडी था यहीं पर 26 नवंबर में, है ना। फिर हमने इसको यहाँ पर ही क्यों फोर्स में लाए? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की डेट को किसी हिस्टोरिकल डेट के साथ एसोसिएट करते थे। तो 26 जनवरी 1930 को ये जो डेट थी वो पूर्ण स्वराज के लिए डिक्लेयर की थी। किसने डिक्लेयर की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर की थी। तो इस दिन को मेमोराइज और मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने एक मंथ वेट किया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। और इसी दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की तरह। India embarked on new journey as sovereign democratic republic। sovereign जिसके ऊपर बाहर का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। हमारे इंटरनल डिसीजंस भी हम लेंगे, हमारे एक्सटर्नल डिसीजंस भी हम लेंगे। डेमोक्रेटिक मीन्स जो गवर्नमेंट होगी वो लोग चुनेंगे, वो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों की सरकार लोगों के लिए होगी। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, हमारी कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो हाईएस्ट पोजीशन होगी, वो कैसी होगी? इलेक्टेड। किसी भी कंट्री की जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, जो कंट्री का हेड होगा, अगर वो इलेक्टेड होगा तो उस कंट्री को रिपब्लिक कहेंगे। डेमोक्रेसी क्या किसको कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री किसको कहते हैं बेटा? जहाँ जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस के थ्रू बने, वो होगी डेमोक्रेटिक कंट्री। सोवरेन मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस खुद वो कंट्री ही ले, उसे कोई इंटरफियर ना करे। नाउ डिड यू नो सेक्शन? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा, पहली बार किसने इसके लिए सोचा होगा? तो पहली बार सोचा इसके लिए इंग्लैंड ने, और वो भी किस इंग्लैंड ने? मिडवल इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में मिडवल पीरियड चल रहा था तब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था बच्चा, और उसका नाम हुआ करता था मैग्ना कार्टा। ठीक है। तो हिस्टोरिकल ओरिजिन, हिस्टोरिकल ट्रेसेस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मिलते हैं वो मैग्ना कार्टा में मिलते हैं, जिसका मतलब था ग्रेट चार्टर। इसको साइन किया था 15 जून 1215 में। किसने? इंग्लैंड के किंग जॉन ने। ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है इंग्लैंड का जो रूलर की पावर्स को बताता है। ठीक है बात। आउटलाइनिंग द पावर्स ऑफ द रूलर एंड द राइट्स ऑफ द रूल्ड। पब्लिक के राइट्स क्या होंगे, मतलब जिनको रूल किया जा रहा है उनके राइट्स क्या होंगे,
रूलर्स की पावर क्या होगी, ये सब बताता था मैग्ना कार्टा। बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मैग्ना कार्टा की मैरिज पे ही डिपेंड करता था। तो बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड से ली हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हूबहू वैसा तो नहीं एग्जैक्टली जैसा कैसा है इंग्लैंड का, पर इस चीज़ के ट्रेसेस भी इंग्लैंड में ही मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत, संविधान की शुरुआत कहीं कहाँ पर ही हुई थी, इंग्लैंड में, मैग्ना कार्टा के फॉर्म में। कब? 1215 में, मिडेवल इंग्लैंड में। प्रियम्बल। अब स्टूडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं इंग्लैंड से, वैसे ही प्रियम्बल के ट्रेसेस मिलेंगे आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कंट्री जिसने प्रियम्बल के थ्रू अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया वो थी यूएसए। यूएसए को ही सब फॉलो करते गए और सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से स्टार्ट किया। पर बेटा पहली कंट्री कौन थी जिसने प्रियम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया? यूएसए। प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है प्रियम्बल में। ये हमें समझाता है कि विजन क्या होंगे, एस्पिरेशंस क्या होंगे फ्रेमर्स के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनके। आप एक बार प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनके एस्पिरेशंस क्या था, उनका विजन क्या था, वो क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम। जो प्रियम्बल था वो हमें बताता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ द स्टेट एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। स्टेट का नेचर बताता है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बताता है हमें कौन? प्रियम्बल। ठीक है, इट्स अ इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सोवरेन वर्ड है, सेक्युलर वर्ड है, चलो सेक्युलर अभी हम छोड़ देते हो, बाद में ऐड किया गया। सोवरेन, डेमोक्रेसी, ये सब आपको प्रियम्बल में फ्रंट पेज में ही मिल जाएंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसका मतलब होता है द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सोर्स है वो कौन है? लोग। अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। हमारे इंडिया में जो भारत में जो सरकार को अथॉरिटी मिल रही है, जो पावर मिल रही है, वो किससे डिराइव है? किससे ही निकली हुई है? किसने ही दी हुई है? लोगों ने। आज नरेंद्र मोदी अगर इंडिया को रूल कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव गिवन वोट टू देम, है ना, हमने उनकी पार्टी को वोट दिया है, उन्हें वोट दिया है, तभी वो इंडिया पे रूल कर पा रहे हैं। अगर नेक्स्ट इलेक्शन में 24 में जो इलेक्शन होने वाला है, हम नरेंद्र मोदी को इलेक्ट ना करें तो क्या वो हमारे ऊपर रूल कर पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स जो यहाँ की गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, दे आर ड्राइविंग पावर फ्रॉम द पीपल। ओके, एंड द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफ्लेक्ट करता है विशेष को, किसकी विशेष को? लोगों की। इट इज़ नॉट इम्पोज ऑन अस बाई एनी फॉरेन पावर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने खुद बनाया, खुद अडॉप्ट किया, हमें किसी ने हमारे ऊपर इसको थोपा नहीं। थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन पूछा है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने डिक्लेयर कर दिया था इंडियन इंडिपेंडेंट ऑन 1929 एंड सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर फ्रॉम 1930। और ये बता दिया था 1930 से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हर साल। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो इंडियन लीडर्स थे वो रेडी थे, कैपेबल थे इंडिया के अफेयर्स को गवर्न करने के उस पर्टिकुलर टाइम में? तो स्टूडेंट जैसे हमने 1947 में इंडिया को गवर्न किया, वैसे ही हम, मुझे लगता है कि 1930s में भी गवर्न कर पाते। नो डाउट प्रॉब्लम्स होती, प्रॉब्लम्स 1947 में भी थी, 1950s के बाद भी थी, बट समहाउ वी हैव मैनेज्ड। तो 1930 में भी अगर हमें पावर मिल जाती तो अकॉर्डिंग टू मी they were capable enough to manage. Okay, your view can vary क्योंकि that time we were not having constitution। तो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 में भी हमारे पास नहीं था। 1930 में अगर हमें आज़ादी मिल भी जाती तो हम 2-3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते। ठीक है बात? चलो, इट्स अप टू यू एंड इवन योर टीचर मे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से सुन लेना, अपना व्यूज़ भी बताना और आंसर फ्रेम कर देना। तो ये है भाई हमारा प्रियम्बल। वी इसको पोएम की तरह पढ़ते हैं, पता? वी द पीपल ऑफ इंडिया
अब मुझे पढ़ना नहीं आएगा पोएम की तरह, पर इसमें जो मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो जान है वो सारे वर्ड इसमें हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव, इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल, लिबर्टी मतलब बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जस्टिस भले वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, पढ़ लेना इसको एक बार। द नेचर ऑफ द स्टेट, सोवरेन, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कम्प्लीटली फ्री है फॉरेन कंट्रोल से, कोई भी आउटसाइड पावर हमारे इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है ये बात। किसका मतलब होता है सोवरेन, कि अब भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल से बाहर हैं, वी कैन टेक आवर डिसीजन इंडिपेंडेंटली, वी डोंट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। Advice is okay, but if they are going to interfere, we are not here to listen them. हम इंडिपेंडेंट हैं। देन सोशलिस्ट, ये जो वर्ड है बेटा सोशलिस्ट, ये 1976 में ऐड किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। व्हाट डू मीन बाय अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मीन्स होता है सुधार करना। तो प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट हुआ, प्रीएम्बल में नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, प्रीएम्बल में भी हुआ। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, तब इसको ऐड किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? इंडिया में सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या होता है बच्चा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री के वेल्थ का एमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सारे लोगों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका? वेल्थ का। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे कि रिच और पुअर का गैप कम हो जाए। ठीक है बात। सेक्युलर, जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर ये साथ में ही जोड़े गए हैं बेटा, 1976 में ही जोड़े गए हैं। ठीक है। कौन से अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स व्हाट? एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पेसिफिक वर्ड अमेंडमेंट का यूज़ करते हो। तो 1976 में दो वर्ड जुड़े, एक था सोशलिस्ट और एक था सेक्युलर। इसका मतलब क्या होता है? सेक्युलर स्टेट इज़ वन, सेक्युलर स्टेट किसको कहते हैं? उस कंट्री को जो कि जिसका कि कोई ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन नहीं होगा। ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन नहीं होगा तभी उस कंट्री को हम सेक्युलर कंट्री बोलेंगे। डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबडी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, वो कंट्री, उसकी सरकार कभी भी धर्म के नाम पे लोगों में भेदभाव नहीं करेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, फेवर नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप एक सेक्युलर कंट्री हैं तो आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे एज ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है। और फेवर भी नहीं करेंगे, प्रमोट भी नहीं करेंगे, और फ्रीडम देंगे हर इंडिविजुअल को कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सके, उसे प्रैक्टिस कर सके और उसे प्रोपेगेट भी कर सके। प्रोफेस और प्रैक्टिस ईजी है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपने तरीके से हम हमारे धर्म को मान लें, पर प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना। तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, प्रोपेगेट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम किसकी गवर्नमेंट कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों द्वारा, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों द्वारा। सरकार को कौन चुनता है? लोग। फॉर द पीपल, सरकार किसके लिए काम करती है? लोगों के लिए काम करती है। जो पीपल हैं इंडिया के जो लोग हैं उनके पास पावर है कि वो अपनी सरकार को चुने। ठीक है। उनके पास चॉइस अवेलेबल होती है कि उनको कौन गवर्न करेगा, उनको कौन रूल करेगा। अभी भी हमारे पास दो चॉइसेस अवेलेबल हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग किससे गवर्न होना चाहते हैं, फ्रॉम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और एनीबडी एल्स। हो सकता है आपको अरविंद केजरीवाल पसंद है। तो जो कंट्री है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारी कंट्री में हमारी कंट्री को रन करने वाले कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। चलो अब रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक स्टेट जहाँ पर जो हेड होगा कंट्री का वो इलेक्टेड ऑफिशियल होगा, कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई डिक्टेटर नहीं होगा। जब कंट्री में कोई मोनार्क ना हो, डिक्टेटर नहीं हो और इलेक्टेड हेड हो, उसी कंट्री को बोलते हैं हम रिपब्लिक।
इंडिया का जो हेड है वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है इलेक्टेड और उसका टेन्योर होता है फिक्स 5 ईयर्स। और ये पोस्ट हेरिडिटरी भी नहीं हो सकती। जैसे अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो कल उनकी बेटी या बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे बच्चों, फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे, एक नया व्यक्ति आएगा, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो इस पोस्ट को हेरिडेटरी नहीं रखा गया है, कोई मोनार्की नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारे इंडिया के हेड हम प्रेसिडेंट को कहते हैं और जो कि इलेक्टेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस। लॉ के अकॉर्डिंग वी ऑल आर इक्वल। जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में रहते हैं वो सब इक्वल हैं, किसकी नज़रों में? लॉ की नज़रों में। जस्टिस सेल नॉट बी डिनाइड टू एनीबडी। जस्टिस से किसी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। जस्टिस सबके लिए अवेलेबल है। उसकी बर्थ, किसी भी व्यक्ति की बर्थ की प्लेस के अकॉर्डिंग, उसकी जात, उसकी रेस, उसकी रिलीजन के अकॉर्डिंग आप उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जस्टिस इज़ फेयरली अवेलेबल फॉर ऑल इन आवर कंट्री। क्रीड, सेक्स, स्टेटस और रिलीजन, वो रिच है, पुअर है, हिंदू है, मुस्लिम है, मेल है, फीमेल है, इसके हिसाब से भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। हर इंडिविजुअल का पूरा राइट है कि उसे ड्यू जस्टिस मिले, लिबर्टी। हर इंडिया में रहने वाला व्यक्ति इंजॉय करता है फंडामेंटल राइट्स को, जैसे फ्रीडम टू थिंक, अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। मैं आज हिंदू हूँ, मुझे कल लगे कि यार मुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाना चाहिए, तो मुझे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा नहीं। इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। हम सब इक्वल हैं लॉ के सामने, भले प्रेसिडेंट हो या हाउसमेड हो, सब इक्वल है। मर्डर जो भी करेगा उसकी इक्वल पनिशमेंट होगी सबके लिए। एंड विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय द लॉज ऑफ लैंड। जो स्टेट है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, भेदभाव नहीं करता कि वो कहाँ जन्मा है, किस जात का है, किस आदमी है, औरत है, मेल है, फीमेल है। सेक्स मतलब मेल फीमेल। बर्थ ऑफ प्लेस, हरियाणा में जन्मा है, पंजाब में जन्मा है, उत्तर प्रदेश में जन्मा है। जात हिंदू है, मुस्लिम है। रेस, रिलीजन, वेल्थ, इसके हिसाब से कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। वी ऑल आर इक्वल। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव। डेमोक्रेसी तभी अच्छे से कर पाएगी बच्चा काम जब ब्रदरहुड की फीलिंग होगी, मतलब बंधुत्व का भाव होगा, वननेस की बात होगी कि हम सोसाइटी में रहने वाले लोग, हम कंट्री में रहने वाले लोग, एक बाउंड हम लोगों के बीच में है जिससे हम बंधे हुए हैं। दिस इज एम्ड एट रिमूविंग सोशल बैरियर। इसको बंधुत्व, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि जो सोशल बैरियर्स होते हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करने वाले इंडियंस होते हैं उनके बीच में, उसको हटा देना। हम अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, बट पहले हम लोग इंडियंस हैं। जैसे ही ये फीलिंग आएगी कि हम भारत के लोग हैं तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। When this feeling of being one people is promoted and firmly established, जब ये जो फीलिंग है कि एक ही तरीके के लोग, हम सारे लोग एक हैं, इसको प्रमोट किया गया ना, तो सोसाइटी से जितने भी सोशल लेवल्स हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कम्युनलिज्म, जो हम ये गुटबाजी करते हैं, जात पात के नाम पे लड़ते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। हारमनी आ जाएगी, कंट्री प्रोग्रेस करेगी। एंड इट्स गोल ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन। और हम हर व्यक्ति को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी दे पाएंगे। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.